बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डी मूवर्स थ्योरम क्या होता है। ठीक हो गया, इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक हो गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को देखा था, जनरल आर्गूमेंट को देखा था, इसकी एग्जाम्पल को सोल्व किया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ को सोल्व किया था। ठीक हो गया, कुछ बेसिक रिमार्क भी थे, उनको भी देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डी मूवर्स थ्योरम क्या होता है। ठीक हो गया, तो इसकी स्टेटमेंट को समझें। इफ़ n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट्स में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो इट मीन इफ़ n इज़ नॉन नेगेटिव, नेगेटिव में भी नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, देन cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल होता है cos n थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। होता कुछ नहीं है, ये जो आपके पास cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है ना, इसके साथ ऊपर जो इसकी पावर है, जो ऊपर पावर आपको नजर आ रही है, वो पावर जो है एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना होता। cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n, ये जो n है ना ऊपर पावर, वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है cos n थीटा, ऊपर से पावर रिमूव होके थीटा के साथ लग जाती है, तो cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा आ जाता है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब एन एप्लीकेशन ऑफ डी मूवर्स थ्योरम वी फाइंड ऑल रूट्स ऑफ 2 की पावर 1/3। अब हमें फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1/3 के रूट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम। तो इसके किस तरह फाइंड करेंगे, देखें। ये आपके पास कोई एग्जांपल नंबर 1 है, 2 की पावर 1/3 है, तो हमने लेट कर लिया कि z इक्वल है 2 की पावर 1/3 के। अब विच इंप्लाइज दैट z की पावर, जब इसका क्यूब रूट लेंगे ना, z की पावर 3 लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर 2 रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। z की पावर 3 इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने समझना है जरा बात को, हम क्या कर रहे हैं, हम इसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताया ना, फाइंड रूट्स ऑफ 2 की पावर 1/3 के रूट्स फाइंड करते हैं डी मूवर्स थ्योरम की मदद से। तो वी नो दैट पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z की जो पोलर फॉर्म, देखें सेक्स लेक्चर में आई थिंक हाँ हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर z की पोलर फॉर्म किस तरह होती है। ठीक हो गया, और उसके साथ हमने फार्मूला ये देखा था, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। वैसे तो z इक्वल एक्स प्लस अयोटा y के इक्वल होता है। x सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, x इक्वल होता है r cos थीटा के, y इक्वल होता है r sin थीटा की। जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके r कॉमन निकालेंगे तो बनेगा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, पहले लेक्चर में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 6 में, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर आपने वो नहीं देखा तो लाजमी देख लें ताकि आपको डी मूवर्स थ्योरम की अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक हो गया, तो देखें, वी नो दैट द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, z इक्वल होता है r इंटू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। अब यहाँ पर एक और बात आपने समझना है, देखें ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना r इक्वल होता है z मॉडुलस के, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये जो r है ना, ये इक्वल होता है z मॉडुलस के। ये z मॉडुलस के इक्वल कैसे है, देखें पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल तो यहाँ पर देखा था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y के इक्वल होता है, x cos थीटा के इक्वल होता है, y साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया, यानी कि x जो होता है वो r cos थीटा, y जो इक्वल होता है वो r साइन थीटा के इक्वल होता है। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखेंगे इसके टेंसर एनालिसिस में, वेक्टर टेंसर एनालिसिस में। ठीक हो गया, r कॉमन निकालेंगे तो z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है ना, तो z इज इक्वल टू r इंटू एक्सपोनेंट की पावर अयोटा थीटा, दोनों तरफ मॉड लगाएंगे तो एक्सपोनेंट की पावर अयोटा थीटा उलर मेथड में मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो z इज इक्वल टू r मॉडुलस के इक्वल होता है, r मॉडुलस r के इक्वल होता है, इट मीन r की वैल्यू क्या होगी, z मॉडुलस होगी। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर r की जगह पुट कर रखा था z मॉडुलस। आपके पास पोलर फॉर्म है, किसकी पोलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखें वी नो दैट पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की इक्वल होता है। फिर पोलर फॉर्म के अंदर हमने एक और चीज़ को डिस्कस किया था कि r इक्वल होता है z मॉडुलस के। ठीक हो गया, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप हमें एक वैल्यू चाहिए, एक टू की स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया, फिर इसकी किसकी वैल्यू चाहिए, एक 2 की और z की पावर 3 की वैल्यू चाहिए। तो इन दो की वैल्यू निकालते हैं, एक इसकी और एक इसकी वैल्यू निकाल के इसमें 1 में पुट कर देते हैं। देखें, अब ये जो 2 है ना, ये 2, अब इस 2 को मैंने यहाँ पर 3 डॉट लगाकर ये शो कर दिया है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, क्योंकि ये जो cos 0 है वो 1 के इक्वल होता है, साइन 0 0 के इक्वल होता है। cos 0 1, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई होगा वो 2 ही रहेगा ना, तो इट मीन 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब मुझे एक वैल्यू चाहिए z की पावर 3 की, 2 की आ गई, अब z की पावर 3 की चाहिए, तो z की पावर 3 इक्वल होता है, देखें यह z की वैल्यू कौन सी है, z इक्वल है z मॉडुलस cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। तो z इक्वल, क्योंकि z मॉडुलस के इक्वल है, z की पावर 3 की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, z की पावर 3 से पावर ले लेंगे, z की पावर 3, यहाँ पर भी z की पावर 3 ले लेंगे। तो इसकी जो पावर होगी ना z की पावर 3, डी मूवर्स थ्योरम की मदद से, देखें इसकी पावर 3 लिखें,
इसकी पावर 3 लिखें, इसकी पावर 3, जब इसकी होल की पावर 3 लिखेंगे तो इसकी पावर अलग लिखेंगे 3, इसकी पावर अलग लिखेंगे 3। अब इसकी पावर 3 तो लिखी हुई है z की पावर 3, z मॉडुलस की पावर भी 3 लिखी हुई है, लेकिन ये इसकी जो पावर 3 थी cos थीटा प्लस आयोटा साइन की पावर 3, आयोटा साइन थीटा होल की पावर 3 जो थी ना, वो इस डी मूवियस थ्योरम की वजह से हमने क्या किया, अब यहाँ पर n है, हमारे पास पावर क्या थी 3, अब हमारे पास पावर 3 है, पावर 3 है तो पावर क्या हो जाती है, फिर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर। तो अब कि इसकी पावर ऊपर 3 थी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसकी पावर ऊपर 3 थी तो 3 एंगल से मल्टीप्लाई होगी, वो ये लिखा हुआ है एंगल, ठीक हो गया। मैं यानी कि इसकी पावर इसकी पावर मैंने 3 लिख दिया, इसकी भी होल की पावर 3 लिख दिया, सिंपलीफाई किया तो ये आंसर आया, ठीक हो गया। डी मूवियस थ्योरम की मैंने यहाँ पर बता भी दिया है भाई, डी मूवियस थ्योरम, ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स विद पोलर फॉर्म, अब इक्वेशन नंबर 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। z की पावर 3 की आपने वैल्यू निकाली है, ये है, यहाँ पर रखें, z2 की आपने वैल्यू लिखी है, ये यहाँ पर रखें, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। मीन के ये दो वैल्यू उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, बस सिंपल। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई मेरे पास, ये वाली। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था ये भी कम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे ना जब उसका रियल पार्ट इक्वल हो जाए रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाए इमेजिनरी पार्ट के। तो हम कहते हैं कि पहले इस बात को समझें, टू प्रोसीड फर्दर वी शैल मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल रिजल्ट। अब देखिए इसको मैंने लिख दिया पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। तो z1 इक्वल टू r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 के इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में भी हमने ये पढ़ा था। और z2 इक्वल होता है r2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के इक्वल होता है। अब ये दो z1 है और ये z2 है, ये क्या है, ये जनरल आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हमने इसकी प्रॉपर्टी में भी हमने ये पढ़ा था कि ये आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने z1 और z2 को डिनोट कर दिया। अब देखें ये z1 और z2 इक्वल तब होंगे ना जब इसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक हो गया। अब देखें मैंने कह दिया ये एक z1 कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी z2 कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इक्वल है, z1 इक्वल है z2 के। उस वक्त इक्वल हो सकता है ना, इफ एंड ओनली उस वक्त इक्वल हो सकता है ना जब रियल पार्ट ये इसका यानी कि ये इक्वल हो सकता है, रियल पार्ट cos थीटा 1 cos थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा, मीन r1 r2 के इक्वल हो जाए, हमने ले लिया r1 r2 के इक्वल हो जाए। और थीटा 1 जो है, ये जो एंगल है थीटा 1 इक्वल होगा थीटा 2 प्लस 2 पाई के। अगर ये कंडीशन होल्ड करते हैं फिर हम कहेंगे कि ये जो आपने लिखा है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो चीज़ें होंगी इक्वल, उस वक्त z1 इक्वल टू होगा z2 के, इफ एंड ओनली इफ r1 इक्वल हो जाए r2 के, और थीटा 1 इक्वल हो जाए थीटा 2 प्लस 2 पाई के। यहाँ के क्या है, इंटीजर है, ठीक हो गया। अब बाई मीन्स ऑफ दिस रिजल्ट इक्वेशन 3 बिकम्स, इस इक्वेशन 3 को हम इस रिजल्ट की मदद से लिख सकते हैं ना। देखें मैं ज़रा बात को समझे, मैं आपको थोड़ा सा मजीद बताने की कोशिश करता हूँ। देखें जैसे कि हमने पढ़ा था ना पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमने डिस्कस किया था कि ये इक्वल ये चीज़ें, ये दो चीज़ें z1 और z2 को हमने पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। अब मैंने कहा ये z1 z2 के इक्वल उस वक्त होगा जब r1 की वैल्यू r2 के इक्वल हो जाएगी और थीटा 1 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी थीटा 2 प्लस 2 पाई के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर के जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेम मैंने यहाँ पर जो रूल यहाँ पर अप्लाई किया हुआ वही रूल मैंने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो इट मीन ये दो वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर इक्वल हैं तो इट मीन इसका ये r1 है, इसका ये r2 है, तो ये इक्वल होंगे। तो इट मीन z मॉडुलस की पावर 3 इक्वल होगा 2 के। इसकी मदद से मैंने देखा r1 की वैल्यू क्योंकि r2 के इक्वल है तो इट मीन r1 r2 के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल लिखा हुआ है तो इट मीन ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल लिखे हुए हैं। जिस तरह ये इक्वल लिखे हुए थे तो हमने लिख दिया था r1 इक्वल टू था r2 के। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल लिखे हुए हैं तो इट मीन ये r1 इक्वल होगा r2 के, z मॉडुलस की पावर 3 इक्वल होगा 2 के, और थीटा 1 जो थीटा 1 अब हमारे पास 3 थीटा है वो इक्वल होगा थीटा 2 के जो कि 0 प्लस 2 पाई के। तो ये इस तरह थीटा में 3 थीटा प्लस 0 प्लस 2 पाई थीटा, ये कि ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया कि को यहाँ पर शो करवा दिया कि वो क्या है, इंटीजर है। अब z मॉडुलस इक्वल आएगा 2 की पावर 1/3, यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो थीटा इक्वल निकलता है यहाँ पर 2 पाई के डिवाइडेड बाई 3 के की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। अब हम रूट्स तलाश करते हैं। देखें अब ये जो z मॉडुलस की वैल्यू निकाली है, अपने थीटा की जो वैल्यू निकाली है आप इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। ये इस इक्वेशन में हमें वैल्यू चाहिए z मॉडुलस की और एक थीटा की वैल्यू चाहिए। z मॉडुलस की वैल्यू भी है पड़ी, थीटा की वैल्यू भी है पड़ी, तो ये दो वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन 2 में रख दें। तो मैंने यहाँ पर वही बात बताने की कोशिश की है। देखें
पुट द वैल्यू ऑफ जेड मॉडुलस एंड थीटा इन इक्वेशन 2। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 है, आपने जेड मॉडुलस की वैल्यू निकाली है 2⁻1/3, थीटा की आपने वैल्यू निकाली है 2πk/3। सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखें ये आपके पास के आपने बताया है कोई इंटीजर है। वी नो दैट इन द लास्ट इक्वेशन जेड कैन टेक इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज बाय वेरिंग के को तब्दील करने पर जेड की जो वैल्यूज है इस जेड की इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर के को मैं वेरी करूँ, के को मैं तब्दील करूँ, 0 रखूँ, फिर 1 रखूँ, फिर -1 रखूँ, फिर 2 रखूँ, फिर -2 रखूँ, तो फिर z की जो वैल्यू हैगी ना वो एक रूट से निकलेगा, फिर और रूट से निकलेगा, फिर उससे तीसरा, चौथा, फिर इनके रूट्स बहुत सारे निकलते रहेंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक हो गया, वही बात बताने की कोशिश की जा रही है। हमें किसकी वैल्यू, हमें रूट्स निकालने ना, इसके 2⁻1/3 के रूट्स निकालने, तो 3 रूट्स निकलेंगे इसके। देखें 2z इक्वल 2⁻1/3 cos 0 + eta sin 0, k को रख दिया 0, सबसे पहले k को रख दिया एट k इज इक्वल टू 0, k को 0 रखेंगे, k को 0 रखेंगे, साइन 0 0 के इक्वल होता है, k साइन ये होल 0 हो जाएगा, cos 0 1 के इक्वल होता है। तो इट मीन सिंप्लीफाई करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 2⁻1/3, ये एक रूट हो गया। अब इसी तरह दूसरा रूट फाइंड करते हैं। देखें z इक्वल है 2⁻1/3, k को रख दें 1, k को रख दें यहाँ पर 1, तो क्या बनेगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है 120 के, ये किसके इक्वल होता है 120 के, साइन 120 आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 + 300/2 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एक रूट ये वाला बनेगा। अब इसी तरह फिर k को रख दें 2, क्योंकि हमें 3 रूट्स चाहिए। इन्फिनिट नंबर ऑफ रूट्स भी निकल सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज निकल सकते हैं k की, तो हमने जस्ट 3 निकालनी है। तो k इज इक्वल 2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू की z की ये निकल आएगी। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखें फिर अब एक रूट्स ये है, एक रूट्स ये 3 रूट्स हैं और क्यूब रूट्स। डी मोइवरेस थ्योरम क्या होता है, ठीक हो गया, उसकी एक एग्जांपल को हमने यहाँ पर 2⁻1/3 को डिस्कस किया है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ये देखें बिल्कुल सेम इसी मेथड से है। मैं फिर आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। इस एग्जांपल को ज़रा जल्दी में सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप बेसिक कंसेप्ट आपने समझ लिया है। बिल्कुल सेम उसी मेथड से -32⁻1/5 है, 5 रूट्स निकलेंगे इसके, z हमने लेट कर लिया, z इज इक्वल टू -32⁻1/5 के इक्वल है। इट मीन पावर 5 लेंगे तो क्या बनेगा, z की पावर 5 इज इक्वल टू -32। अब इक्वेशन नंबर 1 है, वी नो डैट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने लेक्चर नंबर 6 में ये पढ़ा है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r × cos थीटा + eta sin थीटा की इक्वल है। फिर लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपने एक और चीज़ भी पढ़ी कि r इक्वल होता है z मॉडुलस के। तो इट मीन z इक्वल हो गया z मॉडुलस cos थीटा + eta sin थीटा की, यही आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे एक इसकी वैल्यू चाहिए, एक इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ, -32 को लिख सकता हूँ 32 × cos π + eta sin π, क्योंकि sin π तो 0 के इक्वल होता है। तो इट मीन ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ और ये cos π -1 के इक्वल आता है। इट मीन ये -32 के इक्वल आ जाएगा, वो ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, z, अब हमें एक वैल्यू चाहिए z की पावर 5 की, तो z की पावर 5 किसके इक्वल होगा, z मॉडुलस। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 5 ले लें, इस इक्वेशन नंबर 2 की पावर 5 ले लें, तो इसकी पावर भी 5, इसकी पावर भी 5, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी तो इसकी पावर मैंने 5 लगा दिया। इक्वेशन इसको देखें ज़रा। अच्छा इसको देखें, ये जो आपके पास z की पावर 5 है, z की पावर 5 आपके पास वैल्यू है ना ये, हाँ जी, तो z की पावर 5 किसके इक्वल आई है, ये इसके इक्वल आई, इसकी वैल्यू उठाकर आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ये इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो z की पावर 5 की वैल्यू आपके पास ये आई, ये आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा। अब फिर उसके बाद लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, -32 क्या हुआ आपके पास, आपने ये लिखा हुआ है उसकी वैल्यू, तो आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। मीन के ये दो वैल्यू उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो ये बना। अब इसकी पावर 5 अलग से लगा दें, इसकी पावर 5 भी अलग से लगा दें, 32 को वैसे लिख दें, cos इसको वैसे लिखा रहने दें। डी मोइवरेस थ्योरम की मदद से जैसे जब भी कोई पावर होती है ना, अगर पावर के अंदर अगर cos थीटा + eta sin थीटा है तो उसके साथ ऊपर जो पावर है ना, पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डी मोइवरेस थ्योरम की मदद से तो पावर एंगल के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने वैसे लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर बता भी दिया डी मोइवरेस थ्योरम, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। टू प्रोसीड फॉर्थर वी शैल मेक द यूज़ ऑफ फॉलोइंग यूजफुल रिजल्ट। अब देखें यहाँ पर z1 इक्वल होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो z1 इक्वल होता है r1 cos थीटा 1 + eta sin थीटा 1 और z2 इक्वल होता है r2 cos थीटा 2 + eta sin थीटा 2 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इन दोनों को इक्वल, अगर ये इक्वल है फिर r1 इक्वल करेंगे r2 के, इफ एंड ओनली इफ r1 इक्वल करेंगे r2 के, फिर थीटा 1 को इक्वल करेंगे थीटा 2 + 2π k के, और k क्या होगा, इंटीजर होगा। अब अगर ये है तो इट मीन ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पर देखें ना ये पोलर फॉर्म में था,
पोलर फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इक्वल कर दिया था ना। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इक्वल कर दिया था तो ये भी तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, इन दोनों को भी तो हमने इक्वल रखा हुआ है। और ये इक्वल तब होंगे ना जब r1 इक्वल होगा r2 के और θ1 इक्वल होगा θ2 + 2 पाई के। सेम ये रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर r1 ये है, r2 ये है, यहाँ पर r1 5 अंडर रूट z मॉडल्स की पावर 5 इक्वल होगा 32 के, और यहाँ पर 5 θ1 मीन ये θ1 इक्वल होगा इस θ2 के प्लस 2 पाई के। ये वाला फार्मूला 5 θ1 पाई प्लस 2 पाई के क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। यानी कि ये θ1 है आपके पास, ये आपके पास θ2 है। θ1 इक्वल टू θ2 यानी कि 5 θ इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई के। अब यहाँ पर के कोई इंटीजर है, आपने शो करवाना है। z की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z मॉड इक्वल टू 32 की पावर 1/5, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 5 + 2 पाई के डिवाइडेड बाई 5 के। तो के क्या है आपके पास यहाँ पर इंटीजर है। अब ये z मॉडुलस की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को उठाकर आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 आपके पास ये वाली है, देखें ये इक्वेशन 2 में z मॉडुलस की वैल्यू चाहिए एक, तो आपको एक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, देखें डायरेक्ट पुट कर दिया। तो z इक्वल होगा 30, z मॉडुलस की वैल्यू आपने निकाली 32 की पावर 1/5 और इंटू cos थीटा की आपने वैल्यू निकाली है पाई 2 पाई के डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर वैल्यू आपने जस्ट पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर शो करवाएं के क्या है, कोई एक इंटीजर है। अब देखें we know that in last equation z can take infinite number of values by varying k। अब k को इंटीजर है ना, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, अप टू सो ऑन, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेंगे। लेकिन हमें इसके रूट्स फाइंड करनी है तो 5 नंबर ऑफ रूट्स तक इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। however only 5 डिस्टेंस वैल्यू ऑफ z कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पर ऑब्टेन लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ है, ठीक हो गया, ऑब्टेन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पुटिंग k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 पॉइंट तक फाइंड पुट करके हम z की 5 रूट्स निकाल लेंगे। देखें z इज इक्वल टू, अब जैसे ही z की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखें ये z की जगह सॉरी k की जगह 0, पहले k को वेरी करेंगे, k की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या 3 पाई/5 बनेगा, ठीक हो गया। ये देखिए हाँ, k की जगह 0 रखेंगे तो पाई/5 बनेगा। ये k की जगह 0 रखेंगे तो मैं अयोटा साइन पाई/5 बनेगा। k की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा, k की जगह 2 रखेंगे तो ये बनेगा, k की जगह 3 रखेंगे तो ये बनेगा, k की जगह 4 रखेंगे तो ये बनेगा। तो ये क्या है, 5 रूट्स हैं किसके, 30 मैंने 32 ये दीज 5, तो ये क्या है, दीज 5 रूट्स और these 5 रूट्स और 5th रूट्स ऑफ -32 के, ठीक हो गया। 5th रूट है -32 के। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करते हैं डी मूवर्स थ्योरम की एग्जांपल को। अब एक रिमार्क को डिस्कस करते हैं। देखें रिमार्क आपके पास गिवन है, देखें ये है द कम्प्लेक्स रूट ऑफ एन इक्वेशन अकर इन द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। यानी कि जो कम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशन होते हैं वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में भी अकर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर z कोई रूट है, किसी एक इक्वेशन का रूट है, z को सोल्व करने पर z को कोई आंसर आया उसका, वो रूट है एक इक्वेशन का, फिर z का जो आपके पास कॉन्जुगेट है वो भी उस इक्वेशन का रूट हो सकता है। देखें मिसाल के तौर पर z स्क्वायर +1 = 0 है ना, तो z क्या निकलता है, पॉजिटिव नेगेटिव अयोटा। अब ये z का क्या है, रूट है, पॉजिटिव नेगेटिव अयोटा z का रूट है। तो z का अगर मैं वो लूँ कॉन्जुगेट लूँ तो फिर भी तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अयोटा ही होगा। तो फिर z का जो सोल्यूशन है वही सोल्यूशन z मॉडुलस का भी है। तो वही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर z रूट हो एक इक्वेशन का तो z कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का एक रूट हो सकता है। उस केस में अगर मिसाल के तौर पर z स्क्वायर +1 = 0 हो तो। अब एक नोट है बाई डी मूवर्स थ्योरम की मदद से एक्सपोनेंट की पावर अयोटा थीटा हो तो cos थीटा + अयोटा sin थीटा के इक्वल होता है। अब दोनों की पावर अगर मैं n ले लूँ तो यहाँ पर अगर पावर n होगी ना, यहाँ पर तो पावर n है तो इसके साथ n आ गया, इसके साथ भी तो पावर n लगाना पड़ेगा। वो जो n पावर होती है ना वो जस्ट एंगल के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये n थीटा बनेगा। ये इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, देखिए एक्सपोनेंट की पावर अयोटा थीटा n मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में कंक्लूजन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा है। देखें हमने डिस्कस किया है कि डी मूवर्स थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट को देखा है डी मूवर्स थ्योरम की, है ना, कि अगर पावर n हो तो ऊपर पावर फिर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मेन कंसेप्ट ये है। फिर अब मैंने इसकी एक एग्जांपल 2 की पावर 1/3 को डिस्कस किया, इसके रूट फाइंड किए, इसके 3 रूट्स निकलते थे और वो रूट्स हमने यहाँ पर ये निकाले हुए हैं। देखें एक निकाला हुआ 2 की पावर 1/3, फिर ये रूट्स और क्यूब रूट्स ऑफ 2, ठीक हो गया। अब फिर हम एक और रूट्स निकालेंगे, एक और एग्जांपल की इसकी एक डी मूवर्स थ्योरम की एक और सेकंड एग्जांपल को हमने सोल्व किया। वो कौन सी एग्जांपल है, -32 की पावर 1/5, फिर -32 के रूट्स निकाले, वो 5 रूट्स निकले इस डी मूवर्स थ्योरम की मदद से। फिर हमने इसके रूट्स निकाले
रूट्स निकालने के बाद देखें इसके रिमार्क को डिस्कस किया, फिर रिमार्क के बाद डी मूवियर्स थ्योरम की एक नोट को डिस्कस किया है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक वीडियो को ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यकीन करें, आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।